हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ आत्मकथा आप हुदरी। ये आत्मकथा रमणिका गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है, उनके जीवन पर आधारित है और आप हुदरी का अर्थ है एक जिद्दी लड़की। तो इस आत्मकथा की आप भूमिका देखेंगे आज, भूमिका से रिलेटेड, क्योंकि यूजीसी नेट में और हरियाणा असिस्टेंट के प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भूमिका से भी प्रश्न एज इट इज़ ले लिया जा रहा है, वहाँ से पूछा जा रहा है। तो भूमिका आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो आप अगर इसकी विषय सूची भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कथन का कुछ आभास हो सकता है कि हाँ, ये कथन यहाँ से आया है या ये कथन यहाँ से हो सकता है। तो आज हम दो चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप हुदरी के विषय में, इसकी भूमिका और इसकी विषय सूची कि क्या क्या चीज़ों को आप हुदरी में रमणिका गुप्ता जी ने इंक्लूड किया है, अपने जीवन के किन किन वाक्यों को, वाक्य जो कि घटनाएं हुई हैं उनके जीवन में, उसे किस क्रम में उन्होंने रखा है और किस प्रकार से अपनी आत्मकथा को रूप दिया है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो इसीलिए जो भी बच्चे हरियाणा असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप हुदरी के विषय में रमणिका गुप्ता जी क्या कहते हैं। जैसा कि इसका अर्थ आपको पता चल गया है कि आप हुदरी का अर्थ है एक जिद्दी लड़की। अच्छा, रमणिका गुप्ता जी की जो आत्मकथा है वो दो भागों में आई है। पहला भाग जो इनका है वो है हादसे नाम से। यहाँ पर इन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो हमारा जो ये उपन्यास है, ये आत्मकथा, उपन्यास नहीं, जो ये आत्मकथा है, जो ये हमारा आत्मकथा है वो दूसरी कड़ी है। आप हुदरी जो है वो दूसरी कड़ी है। इसके पहले जो आई है, जो आत्मकथा की पहली कड़ी है, वो हादसे के रूप में आई है। तो इसे आप याद रखिए कि ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग का नाम है आप हुदरी और पहले भाग का नाम है हादसे। इसके बाद देखिए, बुक में लिखा है कि उन स्त्रियों के हठ को जिसने उन्हें आप हुदरी बनाया, उनके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस हौसले को जिसने जोखिम उठाया पर कभी हारा नहीं। आप हुदरी के विषय में लिखा है लेखिका ने। इसे तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं। भूमिका में समझ लीजिए, भूमिका का नाम ही है कि सच बोलना क्यों ज़रूरी। इसे भी आप याद रखिए कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सच बोलना क्यों ज़रूरी नाम से भूमिका किसकी है। तो आपको बताना रहेगा कि आप हुदरी के हैं, रमणिका गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपनी भूमिका का नाम दिया है कि सच बोलना क्यों ज़रूरी। तो देखिए भी वो बताती हैं कि क्यों ज़रूरी है। मैं रमना हूँ, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को रमना नाम से संबोधित किया है क्योंकि उनका पूरा नाम रमणिका गुप्ता है। तो उन्होंने अब बताया है कि मैं रमना हूँ। देखिए, इसमें पूरी भूमिका लाइन बाय लाइन नहीं कराई जाएगी क्योंकि इसके पहले इसी चैनल पे लाइन बाय लाइन ये भूमिका उपलब्ध है और इसे सिर्फ जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं भूमिका में वही इसमें बताया जाएगा। तो जैसे मैं रमना हूँ, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा का भूमिका कि मैं रमना हूँ। इसके बाद है, वो बताते हैं कि नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध सकते हैं। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसका पानी का स्रोत ख़त्म नहीं हो जाता, और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। चूँकि मैं उसे नदी मानती हूँ जिसमें सब अपनी गंदगी धोकर चले जाते हैं, पर वह सतत स्वच्छ अबाध गति से बहती रहती है। फिर भला मेरी स्त्री कैसे उन रूढ़ियों या बंधनों से बंध कर खुद को गंदला होने देती जिन्हें मैंने हमेशा नकारा और तोड़ा। मैं कितना नकार पाई, कैसे नकारा, वह सही था या गलत, ये आप बताइए। तो यहाँ से आप इस कथन को, अगर ये कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जिसने जो है अपने जीवन को ही नदी मान लिया कि जिस प्रकार नदी अबाध गति से बहती रहती है, कि जब तक कि उसका पानी है, आप चाहे उस पर बांध बना दीजिए, चाहे उस पर पत्थर डाल दीजिए, चाहे जो डाल दीजिए, लेकिन वो अपना रास्ता
निकाल ही लेती है। उसकी गति धीमी हो सकती है लेकिन उसका बहना नहीं रुक सकता। इसी प्रकार से एक स्त्री होती है कि आप उसके ऊपर चाहे जितनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दीजिए, चाहे जो भी कुछ कर दीजिए, अगर वो अपने अंदर के स्त्रीत्व को जीवित रखना चाहती है तो किसी न किसी प्रकार से अपना रास्ता निकाल ही लेती है। रूढ़ियों, बंधनों, इन सबको तोड़ के वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बताया है कि मैंने रूढ़ियों, बंधनों की कोई परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की। मैंने किस प्रकार से अपने जीवन को एक अबाध गति से बहने दिया और कैसे मैं कितनी चीज़ों को नकार पाई, कितनी चीज़ों को नहीं नकारा, वो सही था या गलत था। जब आप इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आप बताएंगे। ये उन्होंने लेखकों के ऊपर, लेखक ने पाठकों के ऊपर इसे छोड़ दिया है। तो यहाँ से एक कथन आपने ये देखा। इसके बाद है, देखिए कि जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं। देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि जिस समय ये आत्मकथा लिखा गया उस समय सोचिए आप स्त्री की क्या स्थिति थी, इस देश में क्या स्थिति थी उस समय, और किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को बड़ी ही गहराई से लिखा है कि जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व नहीं, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं, मीन्स सिर्फ उसका व्यक्तित्व ही नहीं बढ़ता है, उसके साथ उसके ऊपर जो अंकुश लगते हैं, जो रूढ़, समाज, बंधन, ये सारी चीज़ें होती हैं, सब समझ लीजिए बढ़ते हुए चले जाते हैं। उनका कहने का सीधा अर्थ ये है। उसके साथ साथ देखिए आगे बताते हैं कि उसके साथ साथ उसके संस्कार, ग्रंथियाँ, भय और संकल्प भी बड़े होते हैं, और कभी कभी लड़की इन सब से आगे बढ़ जाती है। मैं आगे बढ़ने के लिए दौड़ी या दौड़ने के लिए दौड़ी, ये घटनाएं बताएंगी। जिन घटनाओं का जिक्र रमणिका गुप्ता ने किया है तो ये बता रही हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरे साथ क्या क्या बढ़ती गई, क्या क्या मैं किस प्रकार से मैं अपने जीवन में दौड़ती गई, क्या क्या घटनाएं आई, किन घटनाओं को मैंने जो है किनका उल्लंघन किया, किन नियमों का, और किसे मैं उसे फॉलो की, ये सभी आप बताएंगे कि कैसी रही। आगे बताते हैं जिनमें मैं घटती रही या जिन्हें मैं उलांघती रही। आगे कि दरअसल हर चीज़ पाने के लिए एक हट जरूरी होता है, तो घोड़ा भी हट करता और मनुष्य भी। देखिए यहाँ पर ये भी कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए आप, कि कहती हैं कि दरअसल हर चीज़ पाने के लिए एक हट जरूरी होता है, घोड़े में भी हट होता है और मनुष्य में भी। और मैं तो एक स्त्री थी, मैं कितना अड़ पाई, कितना आगे बढ़ पाई, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इसे आप बताइएगा। तो वो आगे पाठकों के ऊपर डाल देती हैं। इसके बाद है एक छोटा सा कथन है कि कसौटियाँ शाश्वत नहीं होती, यही मेरा तर्क था, यही मेरी मान्यता थी। जैसा कि आप उनके आत्मकथा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आत्मकथा इनका आप हुदरी एक जिद्दी लड़की है। तो ये एक जिद्दी लड़की का मतलब ये हुआ कि जो अपने नियम खुद बनाती है, जो फॉलो नहीं करती है पुराने बधे बधाए नियमों को। तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि जो कसौटियाँ होती हैं, जो समाज के द्वारा कसौटियाँ, नियम तय किए गए होते हैं, वो शाश्वत नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सूरज का निकलना, नदी का बहना, ये सभी सत्य है, शाश्वत है, उसी प्रकार से कसौटियाँ शाश्वत नहीं होती हैं। यही मेरा तर्क था। रमणिका गुप्ता कहती हैं कि यही मेरे तर्क था, यही मेरी मान्यता थी। तो ये कथन भी स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे भी देखिए, कहते हैं कि अनुभवों की विरासत मेरे पास है, जो मेरे और मेरे परिवार के साथ साथ मेरे युग, मेरे देश और दुनिया की विरासत है, जिनके निष्कर्ष शाश्वत नहीं सापेक्षिक हैं, और आप अपने अपने सापेक्ष ढूंढ सकते हैं, रच सकते हैं। इसके बाद देखिए कसौटी के विषय में आगे फिर वो कहते हैं कि मनुष्य की कसौटी मानवता है। जो मनुष्य है उसकी पहली कसौटी जो होती है वो मानवता होती है, ना कि समाज के नियम या कानून। यानी जो मनुष्य की कसौटी होती है वो मानवता होती है, ना कि समाज के नियम या कानून। उन्हें तो मनुष्य ही बनाता है, मनुष्य ही बदलता है। मैं सदैव ऐसा ही मनुष्य बनने के प्रयास में रही, अपनी पीढ़ी से भी मैंने यही अपेक्षा की। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि मनुष्य की कसौटी जो है वो मानवता है, ना कि जो
नियम बने हैं, जो नियम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, आप देखेंगे कि जो नियम होते हैं वो समाज को विकसित करने के लिए बनाए जाते हैं, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। और जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे नियमों में भी परिवर्तन आता है। वही बंधे बंधाए नियम जो आज के लाखों वर्ष पहले थे, हजारों वर्ष पहले थे, वही आज नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए कि आपके पेरेंट्स के टाइम जो चीज़ें थी, जो सामाजिक रूल थे, वो आज ख़त्म हो रहे हैं। जैसे एक जनरल चीज़ है कि इस समय समझ लीजिए विवाह के विषय में, कि विवाह पहले जब आपके माता पिता, हमारे माता पिता के समय की क्या स्थिति थी, वैवाहिक क्या स्थिति थी, और आज सिर्फ एक ही पीढ़ी का अंतर है हम में और हमारे माता पिता में, तब भी कितना बदलाव हो चुका है। जहाँ लड़कियाँ स्वतंत्र रूप से पढ़ाई नहीं कर सकती थी, शिक्षा नहीं ले सकती थी, अपना जो है शादी विवाह स्वयं से नहीं कर सकती थी, आज वही इन सब के लिए वो संबल हो चुकी हैं कि वो अपना चुनाव खुद कर सकती हैं, अपना चुनाव खुद कर सकती हैं, उस पर आगे बढ़ सकती हैं। और यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। और समझ लीजिए कि विवाह जो है वो कई तरीके से प्रचलन में आ चुका है। सिर्फ लव मैरिज ही नहीं, जातीय अंतरजातीय विवाह, सभी प्रकार के विवाहों का इस समय समझ लीजिए सामाजिक रूप से मान्यता धीरे धीरे मिल रही है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि पहले भी मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए नियम थे कि हाँ बच्चा 5 साल 7 साल का हो गया, अब उसकी शादी विवाह करवा देनी चाहिए। आज ये स्थिति है कि बच्चे जो है 30 साल हो जा रहे हैं, 32 साल 35 साल हो जा रहे हैं, तब वो जब अपना करियर सुनिश्चित कर ले रहे हैं, तब वो अपनी फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी शादी विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसी प्रकार से रमणिका गुप्ता ने बताया। इसे आप स्वयं से जोड़ कर भी इसके संबंध में आप आराम से समझ सकते हैं कि कथन जो है कहाँ से पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए क्या कहती हैं कि प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर किया नहीं जाता। इम्पॉर्टेंट है कि क्या कहती हैं, प्रेम के संदर्भ में कहती हैं रमणिका गुप्ता कि प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर नहीं किया जाता। देखिए जो भी मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट कथन है वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले लाइन बाय लाइन इसी आत्मकथा को इसी चैनल पर कराया गया है। तो अगर आपको पूरी आत्मकथा लाइन बाय लाइन देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पर बने रहिए। आगे है कि जीवन के वर्तमान में ही भविष्य की नींव पड़ती है। मेरे अवचेतन में वर्तमान मेरा भविष्य लिख रहा था। बहुत ही सुंदर कथन है जो कि हम सभी के ऊपर भी लागू होता है कि जो हमारा वर्तमान है, जैसे अभी आपका वर्तमान क्या है, यूजीसी नेट परीक्षा को उत्तीर्ण करना, उसे पास करना, जेआरएफ क्लियर करना, तो ये जो हमारा वर्तमान है वही हमारा भविष्य बनाएगा। कोई आप रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाते हैं कि आप अपने मार्ग को दूसरी दिशा में मोड़ते हैं, तो यहाँ से भविष्य की नींव पड़ती है जो जीवन का वर्तमान है वहाँ से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये हम सभी के जीवन से भी लागू होता है। तो इसीलिए इसे आप याद रखिए कि जीवन के वर्तमान में ही भविष्य की नींव पड़ती है। मेरे अवचेतन में वर्तमान मेरा भविष्य लिख रहा था। यानी जो जिस प्रकार से इनका कहने का मतलब है, जिस प्रकार से इनके अंदर जो मीन्स ये रूढ़ियों को नहीं मानती थी, कसौटियों को समाज के नहीं मानती थी, विद्रोह करती थी, जिद्दी प्रवृत्ति की थी, तो ये कहती हैं कि ये जो सब सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में, मेरे मन में वो मेरे भविष्य लिख रही थी, जो कुछ भी मैं कर रही थी। क्योंकि जब इंसान सुसुप्त अवस्था में बैठ जाता, समाज को मानने लगता है, कुछ आगे क्रिएटिविटी नहीं करता, तो उसका भविष्य तय होता है कि जो आगे उसके मम्मी की, दादी की जैसी ज़िंदगी रही उस वैसी लगभग सेम जो है उसकी भी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन जो कुछ उससे हट के करता है, उसे पता होता है कि भाई हमारी ज़िंदगी या हमारा जो भविष्य है वो कुछ और रूप लेगा, वो इस रूप में तो नहीं ही रहेगा। तो यही चीज़ ये कहती हैं। और आगे देखिए बताती हैं कि मेरे भीतर घुटी घुटी अपराधी सी मेरी इच्छाएं एडवेंचर कथाओं को जन्म दे रही थी। इसके बाद है कि मेरे अंतर मन की जो कमजोरी थी वो था प्रेम, लेकिन जब लक्ष्य की प्राप्ति या प्रतिबद्धता का सवाल उठता तो मेरे बहिर्मन प्रेम को भी दरकिनार करने की कुव्वत रखता। जोखिम उठाना मेरा स्वभाव है।
जैसे कि एडवेंचर करना इनका स्वभाव है। आगे कहते हैं कि एडवेंचर का जज्बा केवल रोमांस हेतु नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव हाजिर रहता। यानी सिर्फ प्रेम के संदर्भ में ही इनका एडवेंचर नहीं था, हर तरीके से समझ लीजिए कि जोखिम उठाना इनको अच्छा लगता था। इसके बाद है कि प्रेम की तरह ही घृणा मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य भाव है, जो असुरक्षा और भय से पैदा होता है। यह ईर्ष्या और बदले की भावना से परवान चढ़ता है। सभ्यता के विकास ने ही समाज को घृणा करना सिखाया है, उसी ने वर्चस्ववादी बनाया है। यहाँ तक कि इस विकास क्रम ने औरत को भी संपत्ति बना दिया। संपत्ति से उत्पन्न होता है कब्जाकरण, और कब्जा पैदा करता है अहम। यही दर्प दूसरे को छोटा मानता है और खुद को बड़ा। सभ्यता के विकास की सीढ़ियाँ दनादन चढ़ते हुए पुरुष समाज का सिरमौर बन बैठा, विधाता बन बैठा। तो जैसा उस समय की स्थिति थी, उस हिसाब से इन्होंने सामाजिकता को दिखाया है कि जो प्रेम है वो भी एक तरीके से, जैसे हमारे अंदर जो प्रेम है जैसे रहता है संवेदना, उसी तरीके से घृणा भी हमारे अंदर की संवेदना है। लेकिन इसे परवान कौन चढ़ाता है, इसे ऊपर तक कैसे ले जाते हैं। जैसे हमारे अंदर प्रेम भी बहुत तरीके से होता है। प्रेम का बीज अंकुरित होता रहता है, बहुत समझ लीजिए कोमल सुसुप्त अवस्था में रहता है, एक बहुत जागृत अवस्था। उसी प्रकार से घृणा भी जो होती है वो किसी से आप बहुत कम घृणा करते हैं, किसी से बहुत उच्च लेवल पे। तो घृणा का इन्होंने देखिए क्या बताया है कि ईर्ष्या और बदले की भावना उसे परवान चढ़ाती है, और समाज ही है जो इंसान को घृणा करना सिखाती है, और उसी ने इसे वर्चस्ववादी बनाया है। तो पुरुषों के विषय में इन्होंने लिखा है कि उन्होंने औरत को जो है संपत्ति मान लिया है, अपने अहम को जागृत करने के लिए, अपने अहम को बनाए रखने के लिए, और उस पर जो है अपना जोर लगाता है। और इसके अलावा देखिए समाज का सिरमौर बन बैठा है। जैसा कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो उसी हिसाब से बताती हैं कि विधाता बन बैठा है। अब देखते हैं पति परमेश्वर, तो उसी प्रकार से विधाता का इन्होंने नाम दिया। इसके बाद है आगे कहती हैं कि मैंने बेहद प्रेम किया है, घृणा के रूबरू भी हुई हूँ, पर घृणा मुझ पर देर तक हावी नहीं हो सकी। इसीलिए शायद मैं प्रेम को बेष्टि से समष्टि में बदलने में कामयाब रही। प्रेम जब समूह के स्तर तक फैल जाता है तो विराट बन जाता है। उसके सामने व्यक्तिगत प्रेम बौना हो जाता है। विश्वास स्वयं विराटता की एक जरूरी शर्त बन जाता है। तर्क प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर विश्वास को जन्म देता है। दोनों का अन्योन्याश्रित रिश्ता है। मैंने तर्क और विश्वास को जिया है, इसीलिए जब जब विश्वास टूटा मुझे धक्का लगा। मुझे लगा मेरा तर्क हारा है। फिर भी मैंने न तर्क को छोड़ा न विश्वास। जीने के लिए दोनों की दरकार है। विश्वास खो जाने का अर्थ है जीने का अर्थ खो देना, यानी मृत्यु। तर्कहीन हो जाने का अर्थ है जीवन जीना छोड़ देना, अर्थात जीवित लाश बन जाना। तर्क शंकाओं का समाधान करके विश्वास पैदा करता है, तो विश्वास उम्मीद को जन्म देता है, और मैंने उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए बार बार परास्त होकर भी उठ खड़ी हुई। यही बार बार उठ जाना ही तो वह उत्साह है, उल्लास है जो जीवन की इच्छा जगाता है। यह भी कह सकते हैं कि जीने की इच्छा ही बार बार गिरने पर फिर से उठने की ललक बनाए रखती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर लेखिका ने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है, उसके विषय में जाना कि तर्क को इन्होंने कितना वरीयता दिया है। जीवन में तर्क का होना किस प्रकार से अनिवार्य है, ये भी आपने देखा। तो इससे आप पकड़ पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन ये भी है कि सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है उतना ही मारक होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन के अंतर्गत इसे रख लीजिए कि सत्य जितना सपाट और स्पष्ट होता है उतना ही बड़ा रहस्य छिपा होता है उसके भीतर। वह जितना रहस्यमय होता है उतना ही मारक होता है। तो ये भी आपने देखा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। इसके बाद है भटकाव के विषय में कहती हैं कि भटकाव की मृग मरीचिका और उनसे उबरने पर पश्चाताप के सैलाब भी जिंदगी की भूल भुलैया में गुम होने से बचा लेते हैं।
मैं अपनी गलतियों से सीख पाई, चूँकि मैंने उन्हें छिपाया नहीं। मैं उन्हें सच की झोली में डाल दिया, जो सब्र और सहन की शक्ति की अनंत सौगातों से भरी होती हैं। इसे लेखिका ने अपने जीवन के विषय में बताया। आगे देखिए, इसके पहले भी इन्होंने एक बार इसी का जिक्र किया है कि प्रायः स्त्रियों को हथियार या औजार की तरह पुरुष उपयोग करता है। उस समय की जो स्थिति थी उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो पुरुष है उस समय स्त्रियों को हथियार के जैसा या औजार के जैसा उपयोग करते थे। इसके बाद है कि लड़कियों का जो सच है वो है कि पहले सह लेना फिर प्रतिवाद करना। आप देखते हैं कि जब तक कोई चीज़ सहन शक्ति के अंदर होती है उसे लड़कियां सहती रहती हैं। प्रतिवाद वो सहने की सीमा टूटने पर करती हैं, पर अगर वही प्रतिवाद थोड़ा पहले कर दिया जाए तो उसकी बात कुछ और है। तो यहाँ उन्होंने देखिए क्या कहा है, लड़कियों का सच जो है वो ये है कि पहले वो सह लेती हैं फिर प्रतिवाद करती हैं। और मैंने भी इस सच को जिया है, मैंने भी तुरंत ही प्रतिवाद करना स्टार्ट नहीं कर दिया था। ये बताती हैं लड़कियाँ, ये बताती है रमणिका गुप्ता लड़कियों के संदर्भ में। इसके बाद देखिए यहाँ से एक चीज़ और है कि मेरी पूरी पीढ़ी ही लगी थी शायद नए मूल्यों की पौध की रोपाई में, उनके विकास में, लेकिन अतीत खाद न बनकर भविष्य के कंधों पर ही लदक गया। आज तक समाज ढो रहा है सामंती कसौटियाँ। इम्पॉर्टेंट है कि रमणिका गुप्ता कहती हैं कि जो मेरी पीढ़ी है, मेरी पूरी पीढ़ी ही लग गई नए मूल्यों की स्थापना करने में, नए मूल्यों की पौध की रोपाई करने में, उनका विकास करने में, लेकिन जो अतीत है वो खाद नहीं बन सकी बल्कि भविष्य के कंधों पर ही लटक गई, और जिसे समाज अभी तक ढो रहा है ऐसी हैं वो सामंती कसौटियाँ। इसके बाद देखिए अपने विषय में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हारना मेरी नियति नहीं है। और आपको भी यूजीसी नेट के लिए हार नहीं मानना है और कहना है कि हारना मेरी नियति नहीं है। मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हारना मेरी नियति नहीं है। औरत की नियति भी हार कर बैठ जाना नहीं, गिरकर फिर उठना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। आगे वो अपने विषय में कहती हैं कि मैं मूलतः एक कवि हूँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से छोटा सा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि रमणिका गुप्ता मूलतः क्या थी। तो वो कवि थी। कहती हैं कि मैं मूलतः एक कवि हूँ। गद्य लेखन मैंने बहुत देर से शुरू किया। 1978 में मैं बहुत बीमार हो गई थी और रांची अस्पताल में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। वहाँ हजारीबाग के एक उभरते युवा भारत यायावर मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ अस्पताल में रहे, और भारत यायावर ने ही इन्हें समझ लीजिए प्रेरित किया गद्य लिखने के विषय में। तो भारत यायावर के इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे इन्होंने क्या लिखा कि उन्हीं की प्रेरणा से मैंने पर्वतीय कहानी वहीं अस्पताल में लिखी थी, क्योंकि वो पूछते थे कि आप क्या करती हैं, आप किस प्रकार से ये महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती थी, जो कोयलरी में यानी जो कोयला खानों में महिलाएं काम करती थी उनके संदर्भ में बातें उठाती थी। तो उन्होंने कहा कि आप जिनके लिए इतना संघर्ष कर रही हैं उनकी आत्मगाथा भी तो लिखिए, जिससे लोग पढ़ें, जिससे लोग उनकी तकलीफ़ को समझें, जानें उनके विषय में। तो तब उन्होंने उन्हीं के प्रेरणा से, भारत यायावर की प्रेरणा से मैंने कहती हैं कि मैंने पर्वतीय कहानी वहीं अस्पताल में ही लिखी थी। तो देखिए यहाँ पर्वतीय कहानी की भी इनके जिक्र हुआ है। इसके बाद है कि तब लोग जानने लगे कि मैं राजनैतिक ही नहीं बल्कि कवि भी हूँ। यानी जो इनके कविताएं भी थी उसे भी भारत यायावर ने ही आगे बढ़ाया था। और इसके पहले ये जो स्त्री संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ें उठा रहे थे तो लोग इन्हें राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय मानते थे और कवि के रूप में भी नहीं जानते थे। भारत यायावर ने ही इनकी कविताओं को रूप दिया है और इनको गद्य लेखन में भी वो ही लेके आए हैं। तो इसे भी आप याद रखिए। आगे है कि मेरा विद्रोह स्वभाव मुझे राजनीति की तरफ ले गया। यानी कहती हैं कि जो मेरा खुद का विद्रोही स्वभाव था, जिद्दी स्वभाव था, वो मुझे राजनीति की तरफ ले गया ताकि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकूं। जो उस समय व्यवस्था में परिवर्तन बहुत धीरे, बहुत समझ लीजिए ऊपरी स्तर पर तो हो रहा था, लेकिन जो नीचे के दबे तबके के लोग थे उनके ऊपर कुछ असर उसका नहीं हो रहा था।
उसके लिए कहते हैं कि मैं उसे बदल सकूं। संवेदना से ओतप्रोत मेरा मन मुझे ले गया सृजनात्मक कार्यक्रमों और साहित्य की ओर, कि कुछ रच दूं, सिरज दूं। तो देखिए यहाँ से दो चीज़ आप समझेंगे कि जो उनका विद्रोही स्वभाव था वो उन्हें राजनीति की तरफ ले गया रंबिका गुप्ता को, लेकिन जो उनके अंदर की संवेदना थी, जो उनके अंदर की सृजनात्मकता थी, वो उन्हें साहित्य की ओर ले गई। कि जो इनकी कहानियाँ हैं, जिन स्त्रियों के लिए मैं संघर्षरत हूँ, जिन्हें उनका हक दिलाने के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, उनकी कहानियों को अगर मैं लिखूँगी तो समझ लीजिए इसे सहेज दूँगी कि जो उससे रिलेटेड लोग हैं जब उसे पढ़ेंगे तो वो आगे आएंगे, अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाएंगे। तो ये रहे इनके जो है विचार। इसके बाद देखिए ये अपने विषय में बताते हैं, अपने तबीयत के विषय में बताते हैं, अपने स्वास्थ्य के विषय में बताते हैं कि जब दूसरी बार मुझे दिल का दौरा पड़ा तो मुझे भय हो गया कि शायद मैं बचूंगी नहीं। देखिए दूसरी बार जब इन्हें दिल का दौरा पड़ा तो इनके अंदर ये भय हो गया कि अब मैं शायद नहीं रचूंगी, और जो मेरे द्वारा रचे गए गीत हैं, जो कविताएँ हैं, उन्हें बिना कोई रूप दिए, बिना किसी को सुनाए ही मैं चल बसूंगी। तो इसका मुझे मलाल रहा। और लेकिन इसी के साथ अच्छा इनका ऑपरेशन किस चीज़ का होना था ये भी आप याद रखिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं, मेरा दिल का ऑपरेशन था और इसके बाद गॉल ब्लेडर का। तो जब दौरा पड़ा तो इसका मतलब दिल का ऑपरेशन, उसके जस्ट बाद इनका गॉल ब्लेडर का भी ऑपरेशन होना था। तो उस समय ये मिली थी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से, और उन्होंने स्वयं से साना था, मीन्स मिलने के लिए सोचा था कि इनसे मैं मिलूंगी और अपनी जो रचनाएं हैं उसे उनको दिखाकर उनसे दिशा लूंगी। और फिर बाद में ये मिलती भी हैं रामविलास शर्मा जी से। और जब उनसे मिलती हैं तो उन्होंने पूछा कि तुम करती क्या हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कोयला खदानों के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हूँ। सिर्फ वहाँ की महिलाओं ही नहीं बल्कि जो मजदूर थे उनके हक के लिए संघर्षरत थी, और C2 से संबद्ध कोलफील्ड लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि रमणिका गुप्ता किस चीज़ की जनरल सेक्रेटरी थी, या इनका कोलफील्ड लेबर यूनियन में क्या योगदान रहा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जनरल सेक्रेटरी थी। और इसके अलावा भी रैलीगढ़ा व केदला में हुए संघर्ष की भी उन्होंने उनसे चर्चा की। आगे वो बताती हैं रामविलास शर्मा जी से कि मैं कविता लिखती हूँ। तो वो कहते हैं लिखती रहो, लेकिन तुम अपने अपने अनुभव जो हैं वो कहानियों में दर्ज करो। भले वर्णनात्मक ही लिखो, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा, वह दस्तावेज होगा, इतिहास होगा इस युग का, इम्पॉर्टेंट है। यह शोध के लिए कच्चा माल भी बनेगा, तुम नहीं तो कोई और इनका उपयोग करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भूमिका के अंतर्गत है और रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया है रमणिका गुप्ता जी के लिए। कि वो कहते हैं कि जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करती हो। तो जब मैंने बताया कि मैं क्या करती हूँ, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए संघर्षरत हूँ, तो उन्होंने कहा कि कविता लिखती हो तो ठीक है, उसको लिखती रहो, लेकिन जो तुम्हारे अनुभव हैं उसे कहानियों में पिरो, उसे कहानियों में लिखो। चाहे वो कहानियाँ वर्णनात्मक ही हों, लेकिन वो जो इतिहास है उसका दस्तावेज होगा, और उसका उपयोग लोग कच्चे माल के रूप में करेंगे, क्योंकि वो शोध के लिए एक नया आयाम, नई दिशा देगा। तो ये सुझाया था किसने, रामविलास शर्मा जी ने। इसके बाद कहते हैं, आगे बताते हैं कि जब मैंने उनसे मिला तो इसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं अब योजनाबद्ध तरीके से लिखूंगी। अब तक तो अपने मन की संतुष्टि के लिए लिखती रही, लेकिन अब जो है योजनाबद्ध तरीके से लिखने के लिए उन्होंने ठाना, और अपने अनुभव, मजदूरों के अनुभव, किसानों के यथार्थ, आदिवासियों की त्रासदी, विस्थापन का दर्द, स्त्री की पहचान की खोज, इतने टॉपिकों पर उन्होंने लिखने के लिए ठाना, और ये सब उन्होंने लिखा। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि मैंने आत्मकथा के साथ साथ उपन्यास भी लिखना शुरू किया, और जो मैंने 2 उपन्यास लिखा है उसका नाम भी बताती हैं कि सीता और मौसी नामक इन्होंने 2 उपन्यास लिखा है। तो यह भी याद रखिए कि इसमें 3 रचनाओं का नाम उनके आया है। एक पर्वतीय कहानी, और जिसे भारत यायावर के समझ लीजिए कहने पर उन्होंने लिखा। इसके बाद रामविलास शर्मा जी के द्वारा प्रेरित करने पर इन्होंने सीता और मौसी नामक उपन्यास लिखा, और अपने आत्मकथा को भी 2 भागों में, हादसे और आफुदरी नामक 2 भाग में लिखा है। इसके बाद इन्होंने बताया, देखिए क्या, कि जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर केंद्रित है।
फिर अपने संघर्षों की आत्मकथा लिखने बैठ गई। यानी जो सीता और मौसी 2 उपन्यास हैं, ये जंगल और कोयला खदानों की आदिवासी महिलाओं के संघर्ष पर वर्णित है। और इसके बाद कहती हैं, मैं अपनी आत्मकथा लिखने बैठ गई, जो हादसे के रूप में छपी। हादसे का एक संक्षिप्त रूप हरिवंश जी ने अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर पटना में धारावाहिक रूप से छापा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हादसे है उसे अग्नि दीक्षा के नाम से प्रभात खबर में पटना में धारावाहिक रूप में छापा था। किसने? हरिवंश जी ने। मौसी उपन्यास को सत्य प्रकाश ने बनारस से आज में धारावाहिक रूप में छापा था। मौसी उपन्यास को किसने छापा? सत्य प्रकाश ने आज में धारावाहिक, आज पत्रिका नाम से जो थी उसमें धारावाहिक के रूप में। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अग्नि दीक्षा नाम से उनका हाथ से छपा था और आज में मौसी उपन्यास को धारावाहिक के रूप में छापा था सत्य प्रकाश ने। इसके बाद है कि आप हुदरी की यह कथा एक स्त्री की दृष्टि में मेरे जीवन में घटी घटनाओं, टकराहटों, संघर्षों और भटकाओं का आकलन है। आप हुदरी मेरी आत्मकथा की दूसरी कड़ी है। पहली थी हादसे, और कहते हैं कि हजारीबाग के संघर्षों के बाद हुए संघर्षों को मैंने हादसे में दर्ज किया है, लेकिन स्त्री दृष्टि से मेरे निजी जीवन की टकराहटों की झांकी उसमें नहीं है। यानी जब उनके जो बचपन की अवस्था थी वहाँ तक उन्होंने हजारीबाग वाले में अपने दिखाया है, लेकिन जो उनके ज़िंदगी की निजी टकराहट थी, जो विद्रोह की भावना थी, वो सभी उन्होंने इसे में, यानी जो आप हुदरी देख रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है। देखिए आगे कहते हैं कि हादसे के लोकार्पण के समय राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि मेरी आत्मकथाएं समानांतर नहीं चलकर वर्टिकल चल रही हैं, और आप हुदरी में मैंने निजी जीवन और संघर्ष के सच को स्त्री दृष्टि की कसौटी पर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हादसे समय सीमित था, आप हुदरी का समय बहुत लंबा है और स्पेस व भूगोल विशाल है। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। तीसरा खंड हजारीबाग की गतिविधियों के प्रसंग में बाद में प्रकाशित होगा। देखिए इन्होंने क्या सोचा कि मैं तीसरा खंड भी प्रकाशित करूंगी, उसे लिखना भी बाकी है। चौथे खंड में दिल्ली आने पर साहित्यकारों के बीच मेरे अनुभव और मेरे अनुभव के विस्तार की चर्चा होगी, और होंगी परिवार से कटे रहने के कारण खुद को डी क्लास करके मजदूर किसान साथियों को घर में लाने पर झेली यंत्रणाओं की गाथा। आगे कहते हैं कि मेरे यात्रा संस्मरण की पुस्तक लहरों की लय, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न और भी मिल गया कि लहरों की लय जो है वो इनकी रमणिका गुप्ता की यात्रा संस्मरण है, जिसमें 21 देशों की यात्रा, कितनी बड़ी बात है उस समय के लिए, कितनी बड़ी बात है एक स्त्री के लिए कि 21 देशों की यात्रा किया है इन्होंने। इस पुस्तक में 11 देशों का यात्रा संस्मरण है। लहरों की लय में 11 देशों का यात्रा संस्मरण है। पुस्तक प्रकाशन के बाद मैं हवाई भी गई, उसका विवरण पत्रिकाओं में तो छपा है पर पुस्तक रूप में आना बाकी है। तो देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा यात्राएं की है, 21 देश की यात्रा की है, कितनी बड़ी बात है, जो कि आज की स्त्री के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी जो आत्मकथा है, जो इसमें से मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन आपके एग्ज़ाम के लिए लगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पॉर्टेंट कथन लगे उसे मैंने आप सभी को बता दिया है। अब इसके बाद एक बार इसकी विशेष सूची पर सरसरी निगाह दौड़ा लेते हैं, जिससे कि अगर पुस्तक के अंदर से भी कथन आए तो कुछ हम गेस कर सकें, एलिमिनेट कर सकें कि कहाँ से ये हो सकता है। तो ये विशेष सूची है जहाँ पर आपने देखा कि जो इनकी भूमिका है उसका नाम है सच बोलना क्यों ज़रूरी। इसके बाद इस पुस्तक को 2 भागों में लिखा गया है। तो पहले भाग के अंतर्गत कौन कौन सा शीर्षक है उसे देखूंगी, उसे सभी आप देखिए हमारे साथ। तो क्या है कि मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, आगे है बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढक कर चलो। जैसा कि जो भी उनकी घटनाएं होती थी उसे उन्होंने एक शीर्षक के रूप में दे दिया है। आगे है कि मैं बड़ी होने लगी और जब आस्थाएं टूटी उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भैया और भाभी, हवेली और मोरनी दरवाज़ा, मौसी, नाना, कुलक्षणी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप,
कौतूहल, अपराध बोध का बीज, गलत का एहसास, कोयटा में किस्से, एक मर्द बराबर 1000 औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ी मार गुरु परिवार, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार, यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के भारत लौटने के बाद, प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साए, हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह, देह की भूख, भाभी, फौजी भाईचारा, मझले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत के पात्र, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते, मिथक ढह गया। इसके बाद है जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए। आगे है पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ, अगवा लड़कियों की खोज, रिफ्यूजी कैंप, नोआखली और अनशन, दूसरी प्रेम यात्रा, निजात की मुहिम, कोई बंदिश न लगाई जाए, क्या सच को झूठ कहूँ, दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य मेरा हो, शादी के बाद वफादार रहें, क्या तू बेदी की बहन है, हाँ प्रकाश के पास गई थी। इसके बाद है पहली बार, यू आर माई लिटिल एंजल, कौन पहचानेगा दूल्हे को, सतलज बहती रही, हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपये में गुजर कर लूँगी, घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और डाह, ग्रंथि, वफादार की कसम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आंखों से झलकता प्यार, महाराजा का बुलावा, जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, अपने पांव पर खड़ा होने की जिद, पैसों की ज़रूरत का एहसास, भटकाओं का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, और जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए। स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए पैदा हुआ हो, दोस्त, सखा, हमदम, छाया सड़क पर गोदने गोद रही थी। मेरी मम्मी बहुत बहादुर है, सांता क्रूज, मरीन ड्राइव और मराठी भाषा से परिचय, सीबा सेबा सीबा, मद्रास यात्रा और मद्रास। इसके बाद भाग 2 में अब देखिए, जो भी आप यहाँ पर शीर्षक देख रहे हैं, उन शीर्षकों को भी पूछा जा सकता है, उनका भी नाम दिया जा सकता है एग्जाम में, और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा शीर्षक उन्होंने नहीं लिखा। तो एक बार अगर सरसरी दृष्टि से भी आप देखे रहेंगे तो भी आप कुछ तो अंदाज़ा लगा पाएंगे। इसके बाद है भाग 2। भाग 2 में देखिए क्या लिखती हैं, यात्राएं और मुक्ति की छटपटाहट, परिदृश्य, स्वतंत्रता का एहसास, दहशत जदा धनबाद, गॉडफादर का पतन, मन के दरवाजे पर मुक्ति की इच्छा की दस्तक, और मेरी कविता का विषय बदल गया, मैंने समाज सेवा और राजनीति के दरवाजे एक साथ खोल दिए, राजनीतिक झूठ से पहला परिचय, चीन का युद्ध, राजनीति में पहली कामयाब दस्तक, सुरक्षा कवच, कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन, प्रशिक्षण केंद्र व बालवाड़ियों की स्थापना, मजदूरों की मांगों पर सौदेबाजी, सविंद सरकारों का चलन, राजनीति में मेरी दूसरी पारी, पांव छू बाबा। इसके बाद है औरत, गुटबंदी का एक तेज हथियार, एहसान का एहसास और अपराध बोध, सिदरी का छात्र आंदोलन, दरवाज़ा खुला रखना, जियो पर पहचान गंवा कर नहीं, जगत औरत, मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया, मांडवी जेल से भावनगर जेल तक, खावड़ा की यात्रा, आदम और यू, कच्छ जन परिषद का गठन, रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं, अंतरंग छड़ों की गहराइयों की रूबरू हुई मैं, संसद में जूता फेंका, औरत का अंतरंग मन, मुझे खुद से ही मुक्त होना है, हम चले नए आकाश में उड़ने। इस प्रकार से ये इनकी विषय सूची रही, जिसमें इन्होंने छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे शीर्षक दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कितना इम्पोर्टेंट लगी, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो भी आप हमें लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।